चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या तो अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। हेलो दोस्तों, मैं कमल सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पुनाहुर में। दोस्तों, मैंने कहा था कि हम कल पढ़ेंगे संविधान। हमने बौद्ध धर्म पढ़ लिया, जैन धर्म पढ़ लिया, आज हम पढ़ेंगे संविधान, भारत का संविधान। बहुत मज़ा आने वाला है भारत का संविधान पढ़ने में। देखिए, संविधान कैसे बना, इसके पहले चार्टर अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935, बहुत सारी चीज़ें हुई। संविधान बनाने में बहुत समय लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। चार्टर अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, ये सब हम बाद में पढ़ेंगे क्योंकि थोड़ा सा जटिल है। संविधान सभा में कितने लोग थे, कितने लोगों ने हस्ताक्षर किया, जब पाकिस्तान अलग हुआ तो कितने लोग बचे, ये सब चीज़ें हम बाद में पढ़ेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा कठिन पड़ जाता है। पहले हम अनुच्छेद पढ़ेंगे, पूरा संविधान खत्म करने के बाद हम इसको बाद में जटिल चीज़ें बाद में पढ़ेंगे। भाग साथ में पढ़ते चलेंगे, अनुसूची भाग एक एक दिन के वीडियो बनेंगे वो कंप्लीट कर दूंगा। देखिए, अनुच्छेद पढ़ने में बहुत मज़ा आने वाला है। हम शुरू करते हैं। भारत का संविधान बहुत ही अच्छा बना हुआ है। देखिए, संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी, सबसे पहले हम ये जान लें। किसी भी देश को सुचारू रूप शासन प्रशासन नियम कानून चलाने के लिए, किसी देश को कि मुख्यमंत्री कैसे होगा, कैसे शपथ, ये सब जितना भी चीज़ें आप देख रहे हैं, प्रशासन कैसे चल रहा है, प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण, लोकसभा, विधानसभा, सभी चीज़ें संविधान के अनुरूप चलती हैं। किसी भी बड़े देश को चलाने के लिए संविधान की जरूरत पड़ती ही है। संविधान, हमारे संविधान में जब पहले संविधान बना था उस समय 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे जरूरत बढ़ती गई हमने अनुसूचियों को बढ़ाया। वर्तमान में भाग तो वही 22 ही हैं, अनुसूची 12 हो गई हैं और हमारे अनुच्छेद जो है 395 हैं, लेकिन उसमें का खा गा घा करके कई अनुच्छेदों में बढ़ा दिया गया है। हम उनकी बात नहीं करते। अगर न्यूमेरिकल देखा जाए, नंबर वाइज देखा जाए तो 395 अनुच्छेद अभी भी हैं। भाग उस तरह में 25 हैं, का खा अगर जोड़ दिया जाए, कुछ भागों में का और खा है, इस तरह टोटल 25 है। लेकिन अगर संख्या वाइज देखा जाए तो 22 भाग, 12 अनुसूची, 395 अनुच्छेद वर्तमान में है। हम आज पढ़ेंगे भाग पहला। देखिए, संविधान के जनक कौन कहे जाते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, जिन्होंने संविधान का निर्माण किया। प्रारूप समिति, जिन्होंने प्रारूप बनाया, प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे और संविधान का जनक भी उन्हें कहा जाता है। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे। देखिए, भाग पहला पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि संविधान एक किताब है। हिंदू धर्म में सबसे बड़ा, आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण किताब हो सकती है रामायण, और मुस्लिम में हो सकता है कुरान, ये सब चीज़ें हो सकती है। लेकिन जिससे देश चलता है, अगर मुझसे कोई पूछे कि देश की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक, तो वह है संविधान, जिसे पूरा देश चल रहा है। हमारा संविधान बहुत ही बढ़िया लिखा हुआ है। आप जब समझेंगे तो आपको बहुत बढ़िया लगेगा, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। देखिए, संविधान में मैंने बताया कि 22 भाग है। जो 22 भाग है, संविधान को समझिए एक किताब। संविधान हो गई एक किताब, और जो 22 भाग है ये हो गए 22 अध्याय। आप ऐसे समझिए, मान लीजिए आर.एस. अग्रवाल की मैथ की पुस्तक है, वो हो गया पूरा संविधान। उसमें जो पाठ हैं, अध्याय है, वो हो गए भाग। और एक पाठ में कितने पेज है उन्हें आप समझिए अनुच्छेद, ठीक है। एक भाग में तो पूरे अनुच्छेद होंगे नहीं, यानी कि जो जैसे मान लीजिए अध्याय 1 है आर.एस. अग्रवाल का, तो एक पाठ में तो पूरी किताब हो नहीं जाती, बहुत सारे पाठ रहते हैं और पाठों में बहुत सारे, हर एक पाठ में पेज रहते हैं। तो जो पहला भाग है संविधान का, हमारे भारतीय संविधान का भाग पहला है, जो उसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक की चर्चा की गई है। कहने का मतलब, जब आप भाग 1 पढ़ रहे हैं उसमें आप 1 से 4 तक के अनुच्छेद पढ़ेंगे। भाग 2 में पढ़ेंगे नागरिकता, 5 से 11 तक। भाग 3 में पढ़ेंगे मौलिक अधिकार। इसी तरह 22 भाग आप पढ़ेंगे, और जब 22 भाग पढ़ लेंगे तो आप समझ लीजिए कि पूरे अनुच्छेद हमारे हो गए। मुझे वैसे तो पूरा संविधान याद है, मतलब छोटा, जैसे लाइन है छोटी सी, मैं याद करने का आपको तरीका बताऊंगा, जिस तरीके से मैंने याद किया है। मुझे पूरे अनुच्छेद याद हैं, मैं आपको बताऊंगा बहुत बढ़िया तरीके से। देखिए, भाग 1 में अनुच्छेद कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 1 से 4 तक है। भाग 1 में लिखा क्या है?
यानी भाग 1 में लिखा क्या है? भाग 1 में लिखा है संघ और उनका राज्य क्षेत्र। भाग 1 में लिखा है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यानी जो भाग 1 है भारत और उसके राज्यों के क्षेत्रफल के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। भाग 1 में क्या लिखा है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। और इसके बाद आएगा अनुच्छेद भाग, हमने पढ़ लिया। कहने का मतलब कि भाग 1 में क्या लिखा है? अनुच्छेद 1 से 4 तक भाग है, उसमें लिखा है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। मैंने ये आपको बताया कि मान लीजिए आर.एस. अग्रवाल की एक पुस्तक है ये, इसका पाठ 1 है। अब एक पाठ में बहुत से पेज होंगे, ठीक है, तो हर पेज में अलग अलग होता है। जैसे कोई लाभ हानि का आपने चैप्टर निकाला तो उसमें लाभ हानि के बहुत सारे सवाल होंगे, लेकिन जितने भी लाभ हानि में पेज होंगे सभी में लाभ हानि से संबंधित प्रश्न ही होंगे। तो जैसे भारत राज्यों का संघ है, यानी संघ और उसका राज्य क्षेत्र भाग 1 में है, अनुच्छेद 1 से 4 तक। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक वर्णित है। तो ये समझिए कि 1 से 4 तक उसका संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में ही चर्चा हम करेंगे। तो पहला अनुच्छेद हम देखते हैं। पहले अनुच्छेद में क्या लिखा है? पहले अनुच्छेद में लिखा है इंडिया दैट इज भारत। देखिए संविधान हमारा जो लिखा गया था वो इंग्लिश में लिखा गया था, बाद में उसका अनुवाद किया गया है हिंदी में। संविधान जो लिखा गया था, मूल संविधान, वो इंग्लिश में लिखा गया है। आर्टिकल 1 में क्या है? देखिए अनुच्छेद को इंग्लिश में कहते हैं आर्टिकल, ठीक है, और अनुसूची को कहते हैं शेड्यूल, भाग को कहते हैं पार्ट, ठीक है, और संविधान को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कह दिया गया आर्टिकल 1, तो आर्टिकल 1 कहने का मतलब कि अनुच्छेद 1 है, ठीक है। भारत का नाम इंडिया या भारत होगा, कहां पर लिखा है? अनुच्छेद 1 में लिखा है। भारत का नाम, हमारे भारत का नाम इंडिया या भारत होगा, यानी भारत को इंडिया नाम से बुलाओ या भारत नाम से पुकारो, एक ही चीज है। ये भारत का संविधान, यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत का नाम इंडिया भी है, भारत भी है, ठीक है। अब देखिए इसमें 3 है, ABC। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक है, और अनुच्छेद 1 में ABC करके 3 पॉइंट है। पॉइंट को समझते हैं। भारत राज्यों का संघ है। देखिए जो भारत है वह राज्यों का संघ है। संघ को इंग्लिश में कहते हैं यूनियन, और एक संघ की स्पेलिंग होती है फेडरल, एक होता है कन्फेडरल। अब देखिए इनको समझते हैं कि कन्फेडरल, फेडरल, यूनियन क्या है। हमारा भारत जो है यूनियन है, इनके अर्थ समझते हैं। जैसे इसमें लिखा है कि भारत राज्यों का संघ है, यूनियन, भारत राज्यों का यूनियन है, संघ है, तो इसका मतलब क्या होता है? हम सभी अनुच्छेद को एक एक बारीकी से समझेंगे, समय चाहे जितना लगे, विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं कन्फेडरल की। कन्फेडरल में क्या होता है कि बहुत सारे राज्य मिलकर एक देश का निर्माण कर लेते हैं। जैसे अमेरिका है, मान लीजिए 50 राज्य हैं, 50 राज्यों ने मिलकर के एक देश का निर्माण कर लिया, एक देश का नाम दे दिया कि 50 राज्य हम साथ में मिलकर रहेंगे और कुछ शक्तियां देश को दे देंगे। लेकिन कन्फेडरल में क्या होता है कि जो राज्य है ना, इनके पास भी शक्तियां रहती हैं, कुछ शक्तियां इन्हीं के द्वारा केंद्र सरकार को दे दी जाती है। तो ये कन्फेडरल में जो परिसंघ होता है, तो वो परिसंघ देश के जो राज्य होते हैं वो किसी भी समय अलग हो जाते हैं, अलग हो सकते हैं। जैसे कन्फेडरल, कोई देश में अगर कन्फेडरल चल रहा है तो ये समझिए कि वहां वह देश मजबूत नहीं है, उसके राज्य किसी भी समय अपने देश से अलग हो सकते हैं, किसी भी समय, बिना उसके अनुमति के, मतलब केंद्र सरकार कुछ नहीं कर पाएगी, ठीक है। वर्तमान में कन्फेडरल विश्व में कहीं नहीं देखा जाता। कन्फेडरल का उदाहरण विश्व में वर्तमान में कहीं नहीं है। वर्तमान में कन्फेडरल का उदाहरण कहीं नहीं है। पहले अमेरिका था, लेकिन अमेरिका अब फेडरल हो गया। अब फेडरल को समझते हैं। फेडरल क्या होता है? फेडरल क्या है? फेडरल में भी कन्फेडरल जैसे ही है, लेकिन कन्फेडरल से थोड़ा मजबूत, यानी राज्य मिलकर के एक देश का निर्माण तो करते हैं, लेकिन अगर बहुत ज्यादा प्रयास कर दे तो राज्य अलग हो सकता है, ठीक है। और यूनियन जो भारत है, यूनियन का मतलब होता है कि राज्य ने मिलकर के राज्यों का समूह देश बना, जो हमारा भारत है। इसमें चाहे कर भी कोई राज्य अलग नहीं हो सकता किसी भी तरह से। जैसे जम्मू कश्मीर कुछ दिन पहले उछल रहा था, अलग होंगे, लेकिन वो कितना भी प्रयास कर ले, एड़ी चोटी का जोर लगा ले, कभी भारत से अलग नहीं हो सकता।
इसका अपवाद था 370, इसकी समस्या पूरी समाप्त हो गई है। देखिए जो अमेरिका है वो कॉन्फेडरल का क्या है, उदाहरण है, और हमारा भारत यूनियन का उदाहरण है। कॉन्फेडरल में क्या होता है, 50 राज्यों का अलग झंडा होगा, इनका अलग संविधान होगा, लेकिन मुद्रा एक ही रहेगी, नाम रहेगा कि अमेरिका के राज्य हैं, लेकिन इनमें अमेरिका में आपने सुना होगा 2 नागरिकता, दोहरी नागरिकता। भारत में हमारे एक नागरिकता, एकहरी नागरिकता, एकल नागरिकता भारत में है, क्योंकि भारत में मुख्य अधिकार केंद्र के पास है। भारत में कोई भी राज्य केंद्र सरकार की अनुमति के कुछ भी नहीं कर सकता। केंद्र सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है, राज्य चाहे जितना प्रयास कर ले कभी अलग नहीं हो सकता। लेकिन अमेरिका कैसा है, अमेरिका फेडरल है। फेडरल में क्या होता है कि हर राज्य का अलग संविधान होता है, उसकी अलग नागरिकता होती है, उसका अलग फ्लैग होता है, वो किसी भी समय चाहे तो अपने केंद्र से अलग हो सकता है, देश से अलग हो सकता है। जैसे अमेरिका में 50 राज्य है, आपने देखा कि 50 का झंडा अलग है, 50 की नागरिकता अलग है। जैसे मान लीजिए कोई राज्य सोचे अमेरिका का कि मैं अलग हो जाऊं तो अलग हो सकता है, लेकिन इसमें संघ में नहीं हो सकता किसी भी हालत में। संघ जो यूनियन है, तो अगर जैसे इससे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं इनसे, क्योंकि फेडरल की हिंदी भी संघ होती है और यूनियन की हिंदी भी संघ होती है, तो इसमें पूछा जाता है परीक्षाओं में कि भारत क्या है, उसमें ऑप्शन दे दिया जाएगा कॉन्फेडरल, फेडरल, यूनियन, संघ दे दिया जाएगा। लेकिन संघ आपको नहीं लगाना, संघ उत्तर सही नहीं होगा। क्यों नहीं सही होगा, क्योंकि संघ की इंग्लिश फेडरल भी होती है और यूनियन भी होती है, तो आपको टिक करना है यूनियन में। संघ मिलेगा, यूनियन मिलेगा, तो आपको संघ नहीं करना, क्योंकि संघ की इंग्लिश फेडरल भी होती है और यूनियन भी होती है। इसलिए आपको हमेशा किसमें उत्तर करना है, यूनियन, जहां लिखा हो वहां आपको उत्तर करना है। ठीक है, यूनियन क्या है, भारत। भारत में यूनियन है दोस्तों, फेडरल नहीं है। तीनों का मतलब आपने समझ लिया, कॉन्फेडरल का, फेडरल का, यूनियन का। कॉन्फेडरल का वर्तमान में कोई उदाहरण नहीं है विश्व में। फेडरल का है अमेरिका और यूनियन हमारा भारत। आपको मैं अब एक मोटे तौर पर समझा रहा हूं। इसका मतलब ईंट की दीवार है, मान लीजिए ईंटों से कोई दीवार बनाई गई, अगर ईंट के ऊपर ईंट रख दिया जाए, इसमें प्लास्टर न किया जाए, मतलब चूना पत्थर सीमेंट बालू ना लगाई जाए, ईंटें लगा दी जाए, तो उसका मतलब क्या हुआ, उसे आप समझिए फेडरल। इसका मतलब जैसे आपने ईंटें लगा दी, कोई ईंट आप निकाल लेंगे, किसी भी समय निकाल सकते हैं ना, इसलिए उसका मतलब फेडरल है, किसी भी समय तत्काल अलग हो सकता है कोई राज्य। जैसे ईंट का चट्टा लगा हुआ है, आप तत्काल एक ईंट निकाल लीजिए, निकाल लेंगे। और जो फेडरल है, फेडरल में ईंटों की दीवार तो है लेकिन उसमें मसाला लगा हुआ है। ठीक है, फेडरल जो है ईंटों की दीवार के बीच में मसाला लगा दिया गया है, लेकिन अगर उसमें छेनी हथौड़ा मार दें तो अलग हो सकता है। कुछ प्रयास करें तो अमेरिका के राज्य अमेरिका से अलग हो सकते हैं। लेकिन संघ को आप कैसे समझेंगे, संघ में ईंटें हैं, मसाला है, ऊपर से छपाई भी कर दी गई है। छपाई के बाद ईंटें कभी नहीं निकल सकते। इसका मतलब यह है कि भारत के राज्य कितना भी चाहे ले कभी अलग नहीं हो सकते। इसको आपने समझ लिया, भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, अब देखिए बी नंबर को समझिए। बी में क्या लिखा है, राज्यों को पहली अनुसूची में रखा गया है। भारत के जो राज्य है वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इनका वर्णन कहां मिलता है, इनका वर्णन अनुच्छेद में नहीं मिलता। आप अगर अनुच्छेद 1 पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 1 में क्या लिखा है, अनुच्छेद 1 पढ़ेंगे आप तो आपको बी नंबर से डाइवर्ट कर दिया जाएगा अनुसूची के पास, कि आप अनुसूची 1 में जाइए, वहां पर आपको मिले। जैसे बिहार कह रहा है कि मैं भारत का राज्य हूं या नहीं, तो आपको कहां देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा राज्यों को पहली अनुसूची, यानी पहली अनुसूची जब आप देखेंगे उसमें राज्यों का विवरण दिया गया है। अनुच्छेद 1 में भारत का नाम इंडिया या भारत है, राज्य और संघ क्षेत्र के बारे में चर्चा है, उसमें संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र, लेकिन राज्यों को पहली अनुसूची में लिखा गया है। ये कहां पता चलेगा हमको, अनुच्छेद 1 में। ठीक है, 3 प्रकार के क्षेत्र होते हैं। देखिए क्षेत्र कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन से, एक होता है स्टेट, पूर्ण राज्य, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, गुजरात, ये सब क्या है, राजस्थान राज्य हैं। वर्तमान में राज्य कितने हैं, वर्तमान में हमारे देश में कुल कितने राज्य हैं दोस्तों, 28 राज्य है। और 3 प्रकार के क्षेत्र मैंने बताए, स्टेट, यूटी। यूटी का मतलब होता है यूनियन टेरिटरी, संघ शासित प्रदेश, जिसे आप कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश।
केंद्र शासित प्रदेश में क्या होता है, केंद्र शासित प्रदेश में कुछ शक्ति यानी जो पूर्ण राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, झारखंड, राजस्थान, इनके पास शक्ति ज्यादा है। और जो केंद्र शासित प्रदेश है इनके पास शक्ति तो है लेकिन बहुत सीमित शक्ति है। इनमें केंद्र का पूरा अधिकार रहता है, ज्यादातर अधिकार केंद्र का रहता है, इसीलिए इनका नाम केंद्र शासित प्रदेश, संघ शासित प्रदेश, यानी केंद्र के अंतर्गत रहते हैं ये राज्य। जैसे दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश है। अभी आपने देखा होगा जब जम्मू कश्मीर में 370 धारा हटाई गई थी तो वो एक पूर्ण राज्य था, उसको तोड़ करके सरकार ने क्या कर दिया, 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए, लद्दाख, जम्मू कश्मीर। ठीक है, पहले 29 राज्य हुआ करते थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश। जब जम्मू कश्मीर टूटा नहीं था तो 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। जब जम्मू कश्मीर टूट गया तो वर्तमान कुल कितने राज्य बचे, पूर्ण राज्य 28 और 2 कौन कौन से राज्य, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश और जेके जम्मू कश्मीर बने। तो 7 + 2 9 हो गए। लेकिन दादरा नगर हवेली एवं दमन द्वीप 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, उनको दोनों को आपस में विलय करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो 9 से 1 फिर घट के 8 हो गए। वर्तमान में स्थिति क्या है, स्टेट है 28, यूटी 8 और अर्जित क्षेत्र। देखिए संविधान बनाने वाले कितने बुद्धिमान थे, वाह कितना बढ़िया संविधान बनाया है। एक ऑप्शन दिया है अर्जित क्षेत्र का, जैसे कोई विदेशी क्षेत्र, कोई विदेशी राज्य हमारे देश में मिलना चाहे कि भैया हम मिलना चाहते हैं, तो उसको कहां पर रखा जाएगा, अर्जित क्षेत्र में रखा जाएगा। कि जब आप संविधान पढ़ें तो अर्जित क्षेत्र में पता चल जाए कि आपको अर्जित क्षेत्र मतलब कितने राज्य आपने बाहर से मिलाए हैं। ठीक है, वर्तमान में यह 0 है, पहले मिलाए गए थे कुछ राज्य, मैं आपको बताऊंगा आगे। तो आपने पहला अनुच्छेद पढ़ा, क्या पढ़ा, भारत का नाम इंडिया या भारत होगा, अनुच्छेद 1 में ABC है, भारत राज्यों का संघ, फेडरल, कॉन्फेडरल, यूनियन। राज्यों को पहली अनुसूची में यानी राज्यों के नाम उसका विवरण कहां लिखा है, पहली अनुसूची में। 3 प्रकार के क्षेत्र होते हैं, स्टेट, यूटी, अर्जित। स्टेट है 28, यूटी है 8, अर्जित क्षेत्र वर्तमान में 0। देखते हैं अनुच्छेद 2। देखिए आर्टिकल 2 पढ़ते हैं। आर्टिकल 2 में क्या लिखा है, आर्टिकल 2 में लिखा है कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के, संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के किसी विदेशी राज्य को अपने देश में मिला सकती है। आप इसको साधारण वे में समझिए क्या कह रहा है अनुच्छेद, कि जैसे किसी विदेशी राज्य को मिलाना है आपको तो अनुच्छेद 2 के तहत आप मिला सकते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद में भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद भाग 1 में अनुच्छेद में क्या लिखा है, इंडिया दैट इज भारत, भारत का नाम इंडिया या भारत होगा। अनुच्छेद 2 में क्या लिखा है, किसी विदेशी राज्य को मिलाना। 3 में क्या लिखा है, अपने राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन। 4 में क्या लिखा है, अनुच्छेद 2 और 3 में किए गए परिवर्तन या संशोधन को संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये भाग 1 के अंदर है। कल हम पढ़ेंगे भाग 2 नागरिकता 5 से 11। देखिए भाग 2 में समझ लीजिए थोड़ा सा, संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति या सूचना पर। देखिए संसद है जो, जैसे कोई विदेशी राज्य है हमारे भारत में मिलना चाह रहा है, वो कह रहा है कि भैया हमें अपने देश में आप मिला लीजिए, आपका देश मुझे बहुत बढ़िया लगा, स्वतंत्र राज्य है कोई छोटा सा, वो सोच रहा है कि हम भारत में मिल जाए। तो राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के, राष्ट्रपति को सिर्फ सूचना दी जाएगी, केंद्र सरकार सिर्फ राष्ट्रपति को सूचना देगी कि राष्ट्रपति महोदय, फोन करेंगे मोदी जी, राष्ट्रपति महोदय हम मिला रहे हैं किसको, किसी विदेशी राज्य को। तो राष्ट्रपति उसमें मना नहीं कर सकता, राष्ट्रपति बाध्य है हाँ करने के लिए। अगर राष्ट्रपति मना करेगा तो राष्ट्रपति जी को अनुच्छेद 61 के तहत सीधा महाभियोग से साइड में कर दिया जाएगा। ये सिस्टम है। संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के सिर्फ सूचना, केंद्र सरकार सिर्फ सूचना देगी कि हम विदेशी राज्य को मिला रहे हैं बस, और मिला लेगी। एग्जाम्पल कि मिलाए गए अभी तक कि नहीं, बिल्कुल मिलाए गए। 16 मई 1975 को सिक्किम को 22वें राज्य का दर्जा दिया गया था। कब, 16 मई 1975 को सिक्किम जो आज देश है हमारा, वो पहले अलग देश हुआ करता था, अलग हुआ करता था यानी हमसे अलग था। तो उसने कहा, उसने जब देखा कि भारत, क्योंकि चीन उस समय कब्जा कर रहा था, किसमें कब्जा, तिब्बत में कब्जा किया था 1959 में। 1959 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। और जो तिब्बत के लोग थे, जैसे 4 लोग हैं तो एक को उधर भेज दिया, एक को 1000 किलोमीटर इधर, मतलब 4 घर में 4 लोग हैं तो एक को इधर, एक को इधर, एक को इधर, एक को इधर भिजवा दिया।
तो जब तिब्बत में तिब्बती लोगों की कमी पड़ गई तो मांग क्या करेंगे कि हमको आज़ाद करो, हमको आज़ाद करो, कब्जा किए रहा तिब्बत कभी मांग। तो उसी समय आपने सिक्किम को देखा होगा, चीन यहां पर थोड़ा सा ऐसे, ठीक है, पश्चिम बंगाल के ऊपर उसका नक्शा आप जब देखेंगे भारत का तो सिक्किम उसके ऊपर है। तो उसने सोचा कि कहीं चीन हमें भी ना कब्जा कर ले और हम लोगों को अलग अलग फेंक दे। तो उन्होंने भारत से कहा कि हम आप में मिलना चाहते हैं। तो भारत ने कहा बिल्कुल आइए, आपका स्वागत है, मिलिए। तो 16 मई 1975 को सिक्किम को 22वें राज्य का दर्जा दिया गया। लेकिन सिक्किम पहले पूर्ण राज्य नहीं बना था। क्यों? 36वें संविधान संशोधन के तहत इसको मिलाया गया था, लेकिन पहले 35वां संविधान संशोधन किया गया था। 35वां संविधान संशोधन कब किया गया था? 1975 में। 35वां संविधान संशोधन 1974 है। 35वां संविधान संशोधन 1974 के तहत पहले सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया। सह राज्य का मतलब ना वो हमारा राज्य है और हमारा पूर्ण राज्य नहीं बना। वो सिक्किम कह रहा था कि हम पहले देखेंगे 1 साल आपके साथ मिलकर के, अगर हमें अच्छा लगेगा तो हाँ कर देंगे तो पूर्ण राज्य बन जाएंगे, अगर इच्छा नहीं हुई तो हम अलग हो जाएंगे। तो अब भारत में तो आप जानते ही हैं वो सैफ कुटुंबकम वाला देश है हमारा। तो सिक्किम ने हाँ जब कह दिया तो 16 मई 1975 को पुनः 35वें संविधान संशोधन के तहत सह राज्य बना था और दोबारा 36वें संविधान संशोधन के तहत 1975 में सिक्किम हमारे देश में जुड़ गया, 22वें राज्य का दर्जा दिया गया। तो अनुच्छेद 2 में क्या है? अनुच्छेद 2 में क्या है? किसी विदेशी राज्य को अगर मिलाना है तो अनुच्छेद 2 के तहत मिला लेंगे। अब देखते हैं अनुच्छेद 3 में। देखिए आर्टिकल 3 क्या कहता है? आर्टिकल 3 कहता है कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के किसी भी राज्य का नाम, उसका सीमा में परिवर्तन, उसके क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। 2 में क्या था? अनुच्छेद 2 में क्या था? विदेशी राज्य को अपने में मिलाओ, मिला लिया गया। संविधान कितना बढ़िया लिखा गया था, विदेशी राज्य को मिलाओ, विदेशी राज्य को मिला लिया गया। इसके बाद अब जो भी करना हो आपको, तोड़ फोड़ कूच काट जो भी करना हो आप कर सकते हैं। एक राज्य को 4 भागों में बांट दीजिए, 4 राज्यों को एक में मिला दीजिए, कुछ भी आप कर सकते हैं। पटना को दे दीजिए राजस्थान, राजस्थान को, कुछ भी कर सकते हैं। जैसे नाम पहले यूपी का क्या नाम था? उत्तर प्रदेश का संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश हो गया, पाटलिपुत्र था पटना हो गया। कुछ भी कर सकते हैं आप, संसद कुछ भी कर सकती है। अनुच्छेद 3 के तहत राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के राष्ट्रपति इसमें कुछ नहीं कर सकते। साइन उनको मतलब साइन करें, दस्तखत करें अथवा ना करें, वो पास हो जाएगा। तो याद करने का तरीका मैंने कैसे याद किया था? देखिए भाषा सिस्टमैटिक ढंग से जो है मैं आपको लिख दूंगा, मैंने याद कैसे किया। उसमें क्या है? पहले अनुच्छेद में 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन। दूसरे में क्या है? विदेशी राज्य को मिलाओ। तीसरे में क्या है? अपने सीमाओं में परिवर्तन, यानी विदेशी राज्य को मिला लिया। अगर अपने क्षेत्र में परिवर्तन करना, अपने राज्यों में परिवर्तन करना है, 28 राज्य है 29 बनाना है, 30 बनाना है, 28 से 25 करना है, तो संसद कुछ भी कर सकती है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कम कर सकती है या बढ़ा सकती है, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश को मिला सकती है या मध्य प्रदेश के 4 टुकड़े, कुछ भी कर सकती है संसद। ये अधिकार है संसद का, बिना उस राज्य की अनुमति के। राज्य चाहे रोता रहे, गिड़गिड़ाता रहे, कुछ भी करे, संसद कर सकती है। उत्तर प्रदेश के अगर 4 भाग भी करना चाहें, राज्य सरकार चाहे तो कुछ नहीं कर सकती। केंद्र सरकार 4 टुकड़े कर देगी, चाहे एड़ी चोटी का राज्य सरकार जोर लगा ले। वही जो मैंने बताया था, क्योंकि यूनियन है ना हमारा देश, यूनियन में सबसे ज्यादा पावर केंद्र को है, चाहे कर भी राज्य कुछ नहीं कर सकता। कुछ मामलों में कर सकता है, बहुत थोड़ा, लेकिन पूरा मुख्य अधिकार किसका है? अगर विवाद होगा आपस तो मुख्य अधिकार किसका है? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार की बात ही मान्य होगी। देखिए क्या कर सकते हैं? संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति किसी भी राज्य में तोड़फोड़, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। उसके मतलब तोड़फोड़ का मतलब ये नहीं कि जाके तोड़फोड़ करवा दे, कहने का मतलब है उसके सीमा में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, उसके क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। किया गया है, देखिए कैसे। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया। मध्य प्रदेश से पहले छत्तीसगढ़ राज्य नहीं हुआ करता था। 2000 यानी नवंबर 2000 के पहले छत्तीसगढ़ राज्य कहां से अलग किया गया? मध्य प्रदेश का क्षेत्र बहुत विशाल था, तो मध्य प्रदेश से काट करके छत्तीसगढ़ अलग कर दिया गया। कब अलग कर दिया गया? 1 नवंबर सन 2000 को। इसके बाद नंबर आया उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा हुआ करता था, आज भी बहुत बड़ा है, जनसंख्या में सबसे बड़ा है। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को काटा गया। कब काटा गया? 9 नवंबर सन 2000 को। इसके बाद बिहार से, बिहार भी काफी बड़ा राज्य था, बिहार से किसको अलग कर दिया गया? झारखंड को। कब अलग किया गया? 15 नवंबर सन 2000 को। तीनों राज्य अलग हुए। छत्तीसगढ़ अलग हुआ 1 नवंबर सन 2000 को,
मध्य प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ। 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से, और 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड अलग हुआ बिहार से। इसकी याद करने की ट्रिक है, मैं बता रहा हूं। ट्रिक क्या है आप लिख लीजिए। ट्रिक है, मैंने जैसे याद किया है 1915 1915 छत से उखाड़ झंडा। 1915 छत से उखाड़ से साफ लिख लीजिए आप, सही नहीं लिखा है। 1915 छत से उखाड़ झंडा। ठीक है, याद करने में आपको मदद मिल जाएगी। कैसे? छत से, छत मतलब छत्तीसगढ़, उखाड़ मतलब उत्तराखंड, और झंडा मतलब झारखंड। ठीक है, 1915 यानी एक पहले आया, छत पहले आया, यानी कि 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़। फिर छत से उखाड़ झंडा यानी उत्तराखंड, 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ। फिर झंडा यानी झारखंड अलग हुआ बिहार से, कब? 15 नवंबर सन 2000 को। ठीक है, अब देखिए जम्मू कश्मीर था, पहले जेके की बात कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर अभी था, जम्मू कश्मीर अपवाद था, 370 उसमें अपवाद था, उसका अलग फ्लैग था, अलग संविधान था, अलग नागरिकता थी, लेकिन उसको भी समाप्त कर दिया गया। अब ऐसा कोई अपवाद नहीं है। जम्मू कश्मीर वाले बहुत गिड़गिड़ाते रहे, एड़ी चोटी का जो लगा रहे, कुछ नहीं कर पाए। केंद्र सरकार ने पहले मिला तो लिया, पहले 370 हटाई, फिर कहा रुक जाओ, हम तुमको राज्य भी, पहले देश की मांग कर रहे थे। केंद्र सरकार ने कहा देश तो क्या, तुम्हें राज्य भी नहीं रहने देंगे, मार के 2 टुकड़ों में कर दिया। पहले पूर्ण राज्य था, अब 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, पूरा अधिकार केंद्र सरकार का है। ठीक है, एक उसी समय 1960 में एक मामला आया था, बेरूबरी यूनियन, यानी बेरूबरी एक गांव है, उस गांव ने भारत के ऊपर मुकदमा किया था। कैसे? आपने जो रेड क्लिफ का नाम सुना होगा, रेड क्लिफ महोदय थे, जिन्होंने जो भारत और पाकिस्तान के बीच रेखा का निर्धारण करते हैं, रेड क्लिफ जो रेखा है उन्हीं के नाम पर पड़ी है। रेड क्लिफ महोदय आए, उनको कहा गया कि पाकिस्तान को अलग करना है, पूर्वी पाकिस्तान बनाया गया और एक पश्चिमी पाकिस्तान बनाया गया। ठीक है, जो आज बांग्लादेश है वो क्या हुआ करता था, एक समय पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। ठीक है, तो इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी तो बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना था। तो बेरूबरी एक गांव था, कहां का गांव था? पश्चिम बंगाल का। तो जब विभाजन किया उन्होंने, वो बाहरी व्यक्ति थे, उनको नहीं पता था कि भारत में इतने जाति धर्म समुदाय के नाम पर लड़ाइयां होती। उन्होंने क्या किया, ये पाकिस्तान जो भारत का ऐसे नक्शा नहीं, इधर पाकिस्तान बना दी। तो उन्होंने जो थाने थे, पुलिस स्टेशन, तो पुलिस स्टेशनों में से डाट किया और लाइन खिंचा दी, इधर पूर्वी पाकिस्तान, और इधर क्या कर दिया, बांग्लादेश को बनाने के लिए इधर डाट पुलिस स्टेशनों को किया, और इधर कह दिया भैया पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान बना दिया। तो एक गांव था बेरूबरी नाम का, पश्चिम बंगाल में पड़ गया। अब पहले आप ये बताइए कि ऐसे आपने मैप में ऐसे लाइन खिंचा दी, अब किसी का घर पाकिस्तान में है और उसकी जमीन कहाँ है, भारत में आ गई। किसी का मतलब दरवाजा कहाँ है, भारत में है, उसका आंगन कहाँ है, बांग्लादेश पहुंच गया, विवाद हो गया। ये जो बेरूबरी गांव था इसमें 90% मुस्लिम थे। ये जाना चाहते थे कहाँ, इनको असल में होना कहाँ चाहिए, असल में बांग्लादेश जाना चाहिए। और वहाँ कुछ घर ऐसे थे, कुछ गांव ऐसे थे जहाँ हिंदू बाहुल्य आबादी थी, वो आना चाहते थे भारत में। तो उस समय नेहरू जी ने सोचा कि अनुच्छेद 3 के तहत हम कर देते हैं। अनुच्छेद 3 के तहत, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया नेहरू जी आप अनुच्छेद 3 के तहत नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि संसद राष्ट्रपति के पूर्व बनने किसी भी राज्य यानी अपने भीतर आप कुछ भी कर सकते हैं। ये नहीं कि आप विदेशी राज्य को, विदेश का कोई मतलब अपनी जमीन विदेश को दे दे, विदेश से कोई जमीन ले ले, अपनी जमीन नहीं दे सकते आप। ठीक है, तो ये मामला 1960 में निपटाना चाहते थे नेहरू जी, नहीं निपटा पाए। ये मामला कब निपटा? ये मामला निपटा जब 2014 में प्रधानमंत्री बने मोदी जी। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने इस मामले को देखा, और प्राइम मिनिस्टर उस समय बांग्लादेश की थी शेख हसीना जी। तो शेख हसीना से मिलकर उन्होंने ये मामला सुलझाया। इसको होना क्या चाहिए था, पहले क्या होना चाहिए था कि मतलब केंद्र सरकार चाह रही थी, नेहरू जी चाह रहे थे कि जमीन जो है वहीं रहे, यहाँ के लोग उठ के बांग्लादेश चले जाएं, उनकी जमीन यहाँ है, और जो बांग्लादेश के लोग यहाँ आना चाहते थे तो वहाँ के लोग यहाँ है, जमीन का अदला बदली ना हो, लोगों की अदला बदली कर ली जाए। लेकिन लोगों ने विरोध किया,
तो बात नहीं बन पाई। तो 1960 की बात कब जाके सुलह हुई, 2014 में प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने इसका समझौता किया, सुलह किया। बांग्लादेश की उस समय प्रधानमंत्री थी शेख हसीना जी, उनसे मिल करके। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 4। देखिए पढ़ते हैं अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 जब हम पढ़ लेंगे तो ये समझिए कि भाग हमारा एक कंप्लीट हो गया। 22 भाग पढ़ने थे, उसमें 21 भाग हम और पढ़ेंगे। एक भाग आज हमने कंप्लीट कर लिया। मैंने जो बताया, जो कठिन चीजें हैं जैसे चार्टर अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, संविधान कैसे बना, संविधान की प्रस्तावना, भारतीय संविधान में कई विदेशी चीजें बहुत अपनाई गई हैं। भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। भारतीय संविधान को उधार का थैला यानी भारत में बहुत सारी चीजें बाहर से ली गई हैं। जैसे अमेरिका से क्या लिया गया, आयरलैंड से क्या लिया गया, रूस से क्या लिया गया, संविधान संशोधन प्रणाली कहाँ से ली गई, संविधान की भाषा जैसे ऑस्ट्रेलिया से ली गई, आपात उपबंध जर्मनी से लिए गए, इस तरह बहुत सारी, उपराष्ट्रपति पद अमेरिका से लिया गया। ठीक है, ये सब चीजें हम बाद में पढ़ेंगे क्योंकि थोड़ा सा जटिल है। पहले हम वो पढ़ते हैं जो सरल है। पॉलिटी इतनी कठिन है जितनी आप लोग समझते हैं, बस उसको समझाने का तरीका होना चाहिए। देखिए आज आपने वीडियो पढ़ा, आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये वीडियो। ठीक है, तो हम 4 पढ़ लेते हैं। पहले मैंने आपको बताया 22 भाग, पहले 8 अनुसूचियां थी। अनुसूचियां 8 थी, लेकिन जैसे जैसे जरूरत हमको पड़ी हमने अनुसूचियों को बढ़ाया। कब अनुसूचियों को बढ़ाया, 12 कब हुई, 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, 1951 में। ठीक है, प्रथम संविधान संशोधन के तहत। प्रथम संविधान संशोधन के तहत किसको जोड़ा गया, 1900। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1900, इस तरह आप लिख देंगे कि प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। इसके बाद दूसरी अनुसूची, सॉरी 9 हो गई, 10वीं कब जोड़ी गई, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई 1985 में। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची में क्या है, दल बदल कर, उनमें आपको बताऊंगा जब अनुसूची पढ़ाऊंगा। तो इसमें अनुसूची, जैसे एक अनुसूची 9 है, इसको विस्तार से समझेंगे। इसमें क्या है, भूमि सुधार संबंधी नियम कानून इसमें डाले गए हैं। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, 52वां, यानी 52वां संविधान संशोधन, मतलब संविधान में हमारे 52वें नंबर का संविधान संशोधन। जैसे प्रथम संविधान संशोधन यानी संविधान लिख गया, उसमें हमें कोई कमी समझ में आई तो हमने संशोधन कर लिया। अगर कुछ जोड़ना है तो हमें संशोधन तो करना पड़ेगा। जैसे कोई चीज इस पेज में हमें जोड़ना है तो उसमें हमें संविधान संशोधन तो करना पड़ेगा, तब तो वो चीज जुड़ेगी। उसको संविधान में लिखना तो पड़ेगा, तब तो हम लिख पाएंगे कि अपने मन से ऐसे जुड़ गई। तो प्रथम संविधान संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची 1951 में जोड़ी गई। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है, और 12वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के तहत 11वीं कब, 1993, और 12वीं भी उसी साल 1994। लेकिन ये 73वें संविधान संशोधन है और ये 74वें संविधान। कैसे, क्योंकि जब एक बार संविधान में संशोधन किया गया तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, और दोबारा संविधान संशोधन किया गया जब 74वें नंबर का, तब 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। देखिए एक वर्ष में कितने भी संशोधन हो सकते हैं, इससे मतलब आपने देखा कि 11 अनुसूची 12वीं अनुसूची उसी साल जोड़ी गई, 93 में ही जोड़ी गई हैं। दोनों अनुसूचियां 93 में ही जोड़ी गई हैं। ये 73वें संविधान संशोधन के तहत और ये 74वें संविधान संशोधन के तहत। देखिए संविधान संशोधन कैसे किया जाए ये आप पढ़ेंगे। अनुच्छेद 368 भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है, आर्टिकल नंबर 368। 368 में लिखा हुआ है कि भारत का जो संविधान उसमें संशोधन किस तरह किया जाए। संविधान संशोधन के भी कई नियम है, जब आप 368 में आएंगे तो आप समझेंगे। तो अनुच्छेद 4 क्या कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के संशोधन को 368 से बाहर रखा गया है। कहने का मतलब यह है कि जैसे हमने विदेशी राज्य को मिलाया तो उसमें संविधान संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है, यानी संविधान संशोधन की प्रक्रिया करने की जरूरत नहीं, बस काट करके लिख दिया जाएगा। संविधान संशोधन करने के भी कई नियम हैं, मतलब 368 में जो लिख दिया गया है कि संविधान संशोधन में अगर ये संशोधन किया जाएगा, इन चीजों में संविधान संशोधन किया जाएगा। जैसे महाभियोग, राष्ट्रपति का महाभियोग एक जटिल प्रक्रिया है, उसमें संविधान का संशोधन करना पड़ता है, तब जाके राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है। महाभियोग लगेगा, संविधान संशोधन होगा, इसलिए उसको 368 से हटा दिया गया। यानी अनुच्छेद 2 कहने का मतलब कि विदेशी सीमा को जब हम मिलाएंगे और अपने देश के अंदर अगर किसी राज्य के सीमा क्षेत्र में परिवर्तन करेंगे तो उसको 368 के बाहर रखा गया है।
कहने का मतलब क्योंकि संविधान संशोधन होगा, राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी है, और जो 2 और 3 है इसमें राष्ट्रपति की अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए संविधान बनाने वालों ने 368 से बाहर रख दिया है। मान लीजिए कोई राज्य राष्ट्रपति नहीं चाहता कि उसका विभाजन हो या 2 राज्य एक हो, इसलिए उसको अलग रख दिया कि राष्ट्रपति की बिना अनुमति के, राष्ट्रपति अनुमति दे या ना दे, साइन करे या ना करे, हस्ताक्षर राज्य अलग कर सकते हैं, 2 राज्यों को मिला सकते हैं। ठीक है, देखिए इसके कुछ नियम है जो मैंने नीले कलर से लिख दिया है। 50% बहुमत जरूरी है, 50% बहुमत जरूरी है। कहने का मतलब यह है जैसे आपको उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को मिलाना है आपस में, तो उसको भी क्या करना पड़ेगा, बहुमत। कितनी बहुमत, 50%। 50% का मतलब कि जिसकी सरकार है, फुल बहुमत से अगर सरकार है तो ये कोई जटिल प्रक्रिया नहीं मानी जाती। जटिल प्रक्रिया से 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत लोकसभा राज्यसभा में और आधे से अधिक राज्यों में पूर्ण बहुमत, ये एक कठिन प्रक्रिया है। ये बड़े बड़े जैसे संविधान संशोधन का मतलब होता है, इसमें 50% बहुमत। कहने का मतलब कि लोकसभा में जैसे 545 है, इसका आधा कितना होगा, 272.5। अब 272.5 एक आदमी को आप काटेंगे थोड़ी, तो जिस पार्टी के पास 273 है उसी की सरकार बनेगी और वही संविधान संशोधन, यानी कि जिसके 273 पक्ष में आ गए तो वो राज्य को विलय कर सकता है, राज्य को तोड़ सकता है, राज्य का नाम परिवर्तन कर सकता है, राज्य की सीमा क्षेत्र में परिवर्तन, कुछ भी कर सकता है जिसने 50% बहुमत हासिल कर लिया, यानी 50% बहुमत होना चाहिए। और जिसकी फुल बहुमत से सरकार होगी उसके पास इससे ज्यादा ही होगी, क्योंकि 273 में ही सरकार बननी है। अगर इतने हैं तो वो ये सब चीजें कर सकता है। दूसरा पॉइंट जिसमें मुख्य है, राष्ट्रपति बाध्य लिख दिया है मैंने। राष्ट्रपति बाध्य मतलब इन चीजों में राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। कोई भी विधेयक जब कानून बनता है तो लोकसभा में, जैसे इसमें लोकसभा में 50%, राज्यसभा में 50%, इसके बाद राष्ट्रपति हस्ताक्षर करता है, तो इसमें राष्ट्रपति हस्ताक्षर करे या ना करे वो काम हो जाएगा। और देखिए जब आप 2 और 3 में कुछ करेंगे, कहने का मतलब जब जैसे आपने विदेशी राज्य को मिलाया या अपने किसी राज्य के सीमा क्षेत्र में परिवर्तन किया, तो अनुसूची 1 और अनुसूची 4 प्रभावित हो जाएंगी। इसलिए इनमें भी तो लिखना पड़ेगा। अनुसूची 4 में लिखना, कुछ जोड़ना पड़ेगा या कुछ हटाना पड़ेगा, और अनुसूची 4 में भी जोड़ना घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा मैं बता रहा हूं। अनुसूची 1 और 4 प्रभावित होगी। कैसे प्रभावित होगी इसको समझते हैं हम। अनुसूची 1 कैसे अनुसूची 1 में है क्या, अभी मैंने आपको जब अनुच्छेद 1 पढ़ा तो उसमें बताया था कि भारत में कितने राज्य, कितने केंद्र शासित प्रदेश, अगर उनके नाम या विवरण देखना हो तो आपको अनुसूची 1 में जाना पड़ेगा। अब आप ये समझिए, आपने किसी विदेशी राज्य को मिला लिया। उदाहरण समझिए, पहले राज्य मान लीजिए थे 28, कोई राज्य आपने मिलाया, राज्य हो गए 29। तो अगर आप अनुसूची 1 में नहीं लिखेंगे, अनुसूची 1 में राज्यों का विवरण है, अगर आप अनुसूची 1 में नहीं लिखेंगे तो कैसे पता चलेगा कि भारत में कितने राज्य है। ये तो अनुसूची 1 बता रही है ना कि भारत में 28 राज्य है। इसलिए अनुसूची 1 में हमें कुछ काटना पड़ेगा, कुछ ऐड करना पड़ेगा। काटना कैसे पड़ेगा, मान लीजिए 2 राज्य है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, इनको आपने विलय करके एक राज्य बना दिया, नाम दे दिया उत्तर प्रदेश। जैसे ये यही झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड अलग हुए, पहले इनके नाम नहीं थे तो अनुसूची 1 में जोड़ना पड़ा ना इनका नाम। किसी 2 राज्यों का आपने विलय किया, जैसे अभी 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ। आंध्र प्रदेश के लोग इतना विरोध किए, राज्य सरकार ने इतना विरोध, उस राज्य की सरकार ने इतना विरोध किया केंद्र सरकार का, लेकिन कुछ नहीं कर पाई। 2014 में इलेक्शन थे, लोगों की मांग थी कि अलग हो, यानी जो भाषाई क्षेत्र पर अलग हुआ है, ठीक है। तो सरकार ने 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग कर दिया था। बिल्कुल अलग कर सकती है, तो हमारा संविधान कहता है। अगर आप संविधान को पढ़ लिया तो आपको सब पता होगा कि विरोध करने से कोई मतलब नहीं है, कुछ होने वाला नहीं, सरकार कुछ भी कर सकती है अनुच्छेद 3 के तहत। अगर आपने संविधान पढ़ लिया तो ये मान लिया आपको बिल्कुल पता हो जाएगा। तो अनुसूची 1 कैसे प्रभावित होती है मैंने आपको बताया। अनुसूची में राज्यों के नाम दिए हुए हैं। अगर 2 राज्यों का विलय होना है तो जो राज्य का विलय किया उसका नाम हटाना पड़ेगा, अथवा 2 से 3 बना है तो उनका नाम जोड़ना पड़ेगा। 4 कैसे प्रभावित होगी। अनुसूची 4 में क्या है, अनुसूची 4 में है कि प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए कितने सांसद चुने जाएंगे या राज्यसभा सदस्य कितने चुने जाएंगे। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर ये उत्तर प्रदेश से
33 सदस्य राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं। उदाहरण बता रहा हूं आपको, उत्तर प्रदेश से 33 सदस्य राज्यसभा के चुने जाएंगे। किसमें लिखा है? अनुसूची 4 में लिखा है कि राज्यसभा में प्रत्येक राज्य से सदस्यों का आवंटन, यानी प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य नामित किए जाएंगे, तो अनुसूची 4 में यह लिखा है। अब मान लीजिए आपने 2 राज्यों का विलय कर दिया आपस में, उसमें लिखा था उत्तर प्रदेश में 33, मध्य प्रदेश में इतना। जब 2 राज्यों का आपने विलय किया तो उसमें काटना पड़ेगा ना आपको। उसमें लिखा था यूपी में 33, मध्य प्रदेश में इतने, महाराष्ट्र में इतने। आपने जब 2 राज्यों का विलय कर दिया तो उसमें एक राज्य का नाम हटाना पड़ेगा, सीटें बढ़ गई जिसका विलय किया उसमें हटाना पड़ेगा। इसलिए जब 2 और 3 में परिवर्तन करेंगे आप, तो अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में आपको परिवर्तन करना ही पड़ेगा, क्योंकि राज्यों का विवरण एक में है, इसलिए आपको परिवर्तन करना पड़ेगा। जैसे आपने कोई विदेशी राज्य मिलाया, ठीक है, उसमें उसको आप कुछ उसका प्रतिनिधित्व करेंगे ना लोकसभा राज्यसभा में, तो राज्यसभा में कुछ सदस्य उस राज्य के चुन के जाएंगे, तो उसको लिखना है। अनुसूची 4 में लिखा हुआ है कि प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य नामित किए जाएंगे, कितने सदस्य चुने जाएंगे। इसका वर्णन किसमें है? अनुसूची 4 में। अनुसूची को इंग्लिश में कहते हैं शेड्यूल। शेड्यूल 4 में क्या लिखा है? राज्यसभा के लिए कितने सदस्य नामित होंगे प्रत्येक राज्य से। तो जब आप संविधान संशोधन करेंगे, यानी 2 और 3 में परिवर्तन करेंगे, तो आपको अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में परिवर्तन करना ही होगा। एक बार हम समझ लेते हैं शार्ट में जल्दी से। देखिए एक बार जल्दी से समझ लेते हैं अनुच्छेद 1 से 4 तक। मैंने बना दिया ग्राफ। 1 से 4 तक क्या आप देखिए, आप तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, और किसी भी कंपटीशन की परीक्षा में जो ऑल वनडे एग्जाम की आप तैयारी करें उसमें विकल्पी प्रश्न आते हैं। आपको यह नहीं कहा जाएगा कि आप अनुच्छेद 3 लिखिए, अनुच्छेद 3 पूरा लिखिए, या अनुच्छेद 1 लिखिए, अनुच्छेद 14 लिखिए। इसलिए मैं आपको इस तरह बताऊंगा कि आप बिल्कुल छोटा सा याद करिए, उससे आपको पता चल जाएगा। जैसे कह दिया गया, आपसे पूछा गया परीक्षाओं में कि विदेशी राज्यों को मिलाने के लिए किस अनुच्छेद का प्रयोग करते हैं। प्रश्न है, किसी विदेशी राज्य को अगर मिलाना चाहते हैं तो किस अनुच्छेद का प्रयोग करके हम मिला सकते हैं? अनुच्छेद 1, 2, 3, 4। आप सीधा टिक करेंगे अनुच्छेद 2 पर, ठीक है। आपको ये कहीं नहीं पूछ, क्योंकि आप लिखित परीक्षा होती नहीं, लिखित परीक्षा यूपीएससी यूपीपीएससी में होती है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है, राज्यों के लोक सेवा आयोग और संघ का लोक सेवा आयोग, इसमें होती है। और जो ऑल वनडे जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस आर्मी, बीएड, टेट, सुपर टेट इत्यादि परीक्षाओं की आप तैयारी करें, इसके लिए विकल्पी ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर ही होता है। इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको याद करना है। जैसे कोई सवाल लगाते हैं हाई स्कूल इंटर में कैसे पढ़ते हैं? विस्तार से। उसमें आपको विस्तार नहीं दिखाना, होशियारी नहीं दिखानी, जितना जल्दी आप टिक कर सके। जैसे आपसे पूछा गया कि किसी राज्य को, जैसे 2 राज्य है, 2 राज्यों का विलय करना है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 3। जल्दी समझ लीजिए। अनुच्छेद 1 में क्या है? यूनियन, भारत राज्यों का संघ होगा। 2 में क्या है? विदेशी राज्यों को भारत में मिलाना। 3 में क्या है? वर्तमान राज्यों में सीमा क्षेत्र परिवर्तन। अनुच्छेद 4 में क्या है? अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 में हुए संविधान संशोधन को संशोधन नहीं माना जाएगा, यानी 368 से बाहर रखा जाएगा। इसमें 2 चीजें हैं। कौन कौन सी? इसमें 2 चीजें हैं कि राष्ट्रपति बाध्य है, काहे के लिए? सिग्नेचर करे अथवा ना करे कोई दिक्कत नहीं है, हमारा काम हो जाएगा। दूसरा क्या है? 50% बहुमत जरूरी है। आपने ये वीडियो पूरा देखा। कल हम पढ़ेंगे भाग 2। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। नागरिकता, सिटीजनशिप, मतलब कि नागरिकता कैसे मिलती है हमें। हम भारत के नागरिक हैं, या कोई भारत से आना चाहे या कोई भारत से जाए तो कितने दिन बाहर रहे तब उसकी नागरिकता जाएगी, या भारत में कोई आ गए तो कितने दिन रहे तो उसको नागरिकता मिलेगी। हमें कैसे मिली? ऐसे हमें कैसे मिली? जन्म के आधार पर नागरिकता मिली है, ठीक है। जैसे भारत में जन्म हुआ हो, हमारे माता पिता के जन्म भारत में हो, तो हमारा भी जन्म भारत में हुआ, हमें नागरिकता मिल जाएगी। इसको हम कल नागरिकता को हम विस्तार से समझेंगे। आज हमने पढ़ा भाग 1 पार्ट 1। पार्ट 1 में हमने कहां से पढ़ा? आर्टिकल 1 से 4 तक। कल हम पढ़ेंगे भाग 2, जिसमें आर्टिकल 5 से 11 तक, 5 से 11 तक नागरिकता का विवरण किया गया, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे भाग 2। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों के शेयर करिए। तब तक के लिए जय हिंद।